हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस इन ऑपरेशन रिसर्च। तो क्या होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसको समझते हैं हम। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों में थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह कर देते हैं, इक्वेशंस में चेंजेस कर देते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या होता है। और फिर आप ये भी देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम चेंजेस कर सकते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स में या अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में। सही है। दो चीज़ें यहाँ पे, एक कितनी चेंजेस कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, और दूसरा कि अगर चेंज किया जाए तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे या हमारी कॉस्ट पे या हमारे प्रॉफिट्स पे। तो देखते हैं हम। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक दिया हुआ है और दो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, मशीन 1 मशीन 2 के। और अब हमने इनको ग्राफिकली ड्रा किया। इसमें इस लेक्चर में मैं ग्राफिकली समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट एक और लेक्चर बना दूंगा जिसमें अलजेब्रिकली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि वहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं हम चीज़ों को क्लियर करके। मैंने क्या किया, मैंने एज यूजुअल लेक्चर नंबर 1 से भी आप समझ सकते हैं ये चीज़। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये पॉइंट्स कहाँ से मैंने उठाए और ये पॉइंट्स मेरे पास कैसे हैं, तो इस इक्वेशन के भी मैंने ये अपने पॉइंट्स निकाले कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, और मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। मैंने इसी हिसाब से अपनी इक्वेशंस ड्रा की। इक्वेशंस ड्रा करने के बाद मैंने अपना फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया कि मेरे पास फिजिबल सोल्यूशन स्पेस, सॉरी, कौन सी स्पेस है, कौन सा एरिया जहाँ पे मेरे पास फिजिबल सोल्यूशन आएगा। तो मेरे पास ये एरिया जो था वो कॉमन एरिया आया। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और देन उसके पास जो भी कॉर्नर पॉइंट्स उनको मैंने क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया। जैसे ए है, बी है, सी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इनके मैंने पॉइंट्स यहाँ पे अपने पास लिख लिए। अब मैंने चेक किया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन से पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसने मुझे सी पे रिटर्न किया था। तो ये मेरे पास इसका मतलब है ऑप्टिमल सॉल्यूशन बी है मेरे प्रॉब्लम का। अब सवाल ये है कि मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ये इक्वेशंस हैं, मैं इनको मूव कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं इन्हें मूव कर सकता हूँ। और मैं इन्हें कहाँ तक मूव कर सकता हूँ? एक हद है ना हर चीज़ के करने की। तो कौन सी हद है, इसको मैं कितना मूव कर सकता हूँ इस इक्वेशन को यहाँ से इस तरफ, और इस इक्वेशन को मैं कितना मूव कर सकता हूँ यहाँ से इस तरफ। कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है इनफाइनाइट मूव करना है। इनफाइनाइट भी कुछ इक्वेशंस मूव करेंगी, बट ऑफ कोर्स उनकी भी लिमिट होगी। ठीक है, किसी की इनफाइनाइट हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, 9, 800 अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी हो सके। तो हम देखते हैं हमें लिमिट्स का कैसे पता चलेगा। अब हमारे पास m1 जो है, m1 हमारे पास इक्वेशन 1 है। सही है, यहाँ से हमने देखा था। इक्वेशन 1 का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर देखा जाए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से यहाँ पे मूव करूँ तो ये जो पॉइंट है सी वाला पॉइंट, ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ इस पॉइंट के पास, तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस पॉइंट पे आएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे मूव करूँ तो मेरा ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इन दोनों लाइनों के मिलने पर ही तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा था ना, तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ, यहाँ पे आएगा मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस साइड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये साइड मूव करने की बात हो रही है, और ये इस साइड मूव करने की बात हुई थी पहले। और अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे अगर मूव कर दूँ और आगे, तो मेरे पास इस लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। सही है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही आने वाला है, ये बात हमें क्लियर होगी। और यहीं पे होगा हर इक्वेशन में, हर सूरत हाल में। जो भी लाइनें आपस में मिलकर ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रही हैं, वही लाइनें मिलकर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा देंगी। लेकिन अब देखना क्या है, देखना ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हमारे फिजिबल स्पेस में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे जो फिजिबल स्पेस वाले पॉइंट थे, जैसे ए बी सी और डी, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना मैक्सिमाइज फंक्शन चेक कर रहा था। मैंने ई पे चेक नहीं किया, मैंने एफ पे चेक नहीं किया, क्योंकि वो मेरे पास फिजिकल जो फिजिबल स्पेस है उससे बाहर निकल चुके थे वो पॉइंट्स। तो अब देखो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फिजिबल स्पेस के अंदर है। अगर यहाँ पे मूव होगी तो मेरे पास फिजिबल स्पेस यहाँ से अंदर अंदर आएगी, ये वाली जगह पे, इस जगह पे। यहाँ से अंदर होगी तो सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरे पास होगा। लेकिन यहाँ पे होगा तो क्या ये फिजिबल में आएगा, मेरे पास पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ तक ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं भाई तुम ठीक हो, यहाँ तक हम मूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं पीछे मूव करूंगा, मेरा ऑप्टिमल पॉइंट जो है लाइन से बाहर हो जाएगा, फिजिबल स्पेस से बाहर हो जाएगा।
फिजिबल स्पेस तो क्योंकि यहाँ पे होनी चाहिए ना, यहाँ पे ये जगह थी, इसको अगर मैं लाइन को यहाँ पे ड्रा करूँ तो यहाँ पे मेरे पास फिजिबल स्पेस आ जाएगा, और ये लाइन यहाँ से यहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट मेरे पास बाहर हो गया ऑप्टिमल, तो बाहर हो नहीं सकता ये। एक बात तो होगी कि यहाँ से यहाँ तक मतलब डी तक मूव कर सकते हैं, और फिर यहाँ से इस वाली इक्वेशन को मैं मूव इस साइड कितना करवा सकता हूँ, यहाँ से एफ तक, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने लाया ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यहाँ से अंदर अंदर होगा ना, ये इस जगह पे होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन पॉइंट मेरे पास कहाँ पे आ गया ऑप्टिमल, यहाँ पे आ गया, तो ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं देगा फिर। सही हो गया। आई होप सो ये सारी की सारी सिचुएशन समझ आ गई है। तो इसका मतलब है मैं इस लाइन को अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करता हूँ तो मैं इसको कितना मूव कर सकता हूँ, डी तक, और अगर मैं इसको राइट साइड मूव करता हूँ तो मैं इसको कितना मूव कर सकता हूँ, इस लाइन को एफ तक, यहाँ तक। सही हो गया। आई होप सो ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 के लिए यही लिख दिया कि m1 को d और f तक मूव किया जा सकता है। m1 ये जो m1 थी इसको यहाँ से d तक और यहाँ से f तक मूव किया जा सकता है। अब दूसरी है m2। m2 को कहाँ से कहाँ तक मूव किया जा सकता है, ये आप लोग मेरे से पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके ना गैस कर लें, फिर आप वीडियो यहाँ से आगे देखें। तो m2 यहाँ से इसको मूव किया जा सकता है यहाँ तक, ठीक है, मैं ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मूव किया जा सकता है। यहाँ से बाहर अगर मैं इसको करूँगा तो ऑप्टिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ऑप्टिमल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो कि फिजिकल सॉल्यूशन के साथ है, और मिनिमम इसको कहाँ पे मूव किया जाना चाहिए, मिनिमम इसको मूव किया जाना चाहिए, ओ सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, बी तक। सही है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पे रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी रहेगा लेकिन आपके फिजिबल जो रीजन है उससे बाहर हो जाएगा। तो हम इसको मूव कर सकते हैं ई तक और बी तक, m2 को ई और बी तक मूव कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, ई और बी तक हम मूव कर सकते हैं। अब हमने फाइंड करनी है रेंजेस, तो हमें पता चल गई ना। अब रेंज की लिमिट क्या है, वैल्यू क्या है, सही है, उस जगह पे जाके मेरी लाइन जो है डी पे जाके मुझे क्या रिटर्न करेगी। तो डी मेरे पास m1 वैल्यू क्या थी, m1 इक्वेशन क्या थी, 2x1 + x2 <= 8। तो मैंने वो यहाँ पे लिखी, और अब डी वाले जो पॉइंट है, डी का पॉइंट क्या है, डी का पॉइंट है 0 और 2.6, 0 और 2.6 मैंने पुट किया तो मेरे इस लाइन में तो मेरे पास क्या आ गया, 2.6 आ गया। इसी लाइन में जब मैंने एफ वाला पॉइंट जो कि 8 और 0 है, आई होप सो 8 और 0 है, डी वाला नहीं, ई वाला जो 08 है, 08, तो 08 मैंने जब पुट किया तो क्या हुआ, मेरे पास आ गया 16। सही हो गया। और इससे मुझे ये पता चला कि मैं यहाँ से 2.6 तक मूव कर सकता हूँ और यहाँ से 16 तक मूव कर सकता हूँ। मैं एफ की बात कर रहा था और मैं यहाँ पे देख रहा ई को था, ई है 8 और 0। और अब यहाँ पे है m2 e और b के बीच में, m2 वाली इक्वेशन में e वाला पॉइंट भी पुट किया 24 आ गया, b वाला पॉइंट पुट किया तो मेरे पास 4 आ गया। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास मिनिमम m2 को मैं 4 तक मूव कर सकता हूँ और मैक्सिमम में इसको 24 तक मूव कर सकता हूँ। इसी तरह इस m1 की भी बात हुई कि मिनिमम में इसको कहाँ तक मूव कर सकता हूँ, 2.6 तक, और मैक्सिमम में इसको कहाँ तक मूव कर सकता हूँ, 16 तक। तो यहाँ से मेरे पास ऐसे रेंजेस आ गई। अब दूसरी चीज, अब मैंने कहा था दो चीजें हमने फाइंड करनी होती हैं कि एक कितना मूव किया जा सकता है और उसके बाद उस पर इम्पैक्ट कितना होगा। तो इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इतनी आपको अपने दिमाग को जहमत देना होगी, और याद नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मैं इसको आसान करता हूँ आपके लिए। अब हमने क्या करना होता है, ये आपने देखना होता है एक मिनिमम, आप यहाँ पे पॉइंट ले लें, ठीक है, सबसे मिनिमम पॉइंट। जैसे डुअल m1 की मैं बात करूँ, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसको इजीली देख लें। m1 में सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, या मिनिमम ले लें पहले, या बड़ा वाला ले लें, मैक्सिमम ले लें। सबसे बड़ा पॉइंट मैंने पहले लिया हुआ है जो कि है 16, सबसे बड़ा पॉइंट m1 में, m1 का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, 16 था, 16 लिख दिया। छोटा, सबसे छोटा पॉइंट क्या था, वो था 2.6। सही है। अब वो जो 16 था वो 16 कहाँ पे आ रहा था, 16 आ रहा था मेरे पास, 16 आ रहा था ये एफ पे। तो एफ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मुझे रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था हमारा 30 ऑफ x1 + 20 ऑफ x2। तो उस एफ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, वो कर रहा था 240। एफ पे मेरे पास m1 लाइन क्या रिटर्न कर रही है, 16, और एफ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 240। इसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मेरे पास डी पे क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 52, और लाइन मेरे पास m1 क्या रिटर्न कर रही है, 2.6। तो
तो जब मैंने इनको आपस में ये कैलकुलेशन परफॉर्म की और मेरे पास यहाँ से 14 आ गया। सेम फॉर M2 में जब मैंने कैलकुलेशंस की, वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स पे कितना दे रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन पे कितना दे रहा है, मेरे पास M2 लाइन मैक्स पे कितना दे रही है और मीन पे कितना दे रही है, और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशंस की तो मेरे पास उसकी भी प्राइस आ गई। तो ये मुझे क्या बोलता है, M1 और M2 क्या बोलते हैं। मैं M2 को लेता हूँ, M1 भी आपको समझ आ जाएगा। M2 मेरे पास ये M2 है यहाँ पे ग्राफिकली, M2 ये रही। M2 कहता है कि अगर आप इसको एक यूनिट मूव करेंगे, आप जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज ये लाइन 7 थी, यूं ये लाइन यहाँ पे 7 दे रही थी, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। तो ये मुझे बोलती है कि अगर आप एक स्टेप नीचे जाएंगे तो आपको 2 की प्राइस पड़ेगी। बेशक वो आपका 2 बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका मैटर नहीं है, लेकिन 2 का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 रिटर्न कर रही थी, अगर मतलब ये 6 पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आपके पास 6 पे 12 रिटर्न कर रही है आपकी इक्वेशन, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, 7 पे आपको रिटर्न करेगा वो 14, 7 टू 14। और अगर वो 6 से पीछे यहाँ पे 5 पे आता है, 5 पे आएगा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। सही है। तो सिंपल वो आपको ये बता रहा है कि एक यूनिट मूव करने से इस लाइन को कितना आपके पास कीमत आ रही है। तो ये कह रहा है कि M2 को अगर एक यूनिट मूव करोगे तो आपके पास $2 का फर्क पड़ेगा, और M2 को मूव करोगे तो $2 का फर्क पड़ेगा, और M1 को मूव करोगे 1 यूनिट तो आपके पास $14 का फर्क पड़ेगा। यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।